नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। और हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी। देखिए, ऐसा लगता है कि सारण प्रमंडल में महागठबंधन का जो प्रयोग है वो असफल होने वाला है। सारण प्रमंडल की जो डगर है, राहें हैं, वो महागठबंधन के लिए बड़ा ही कठिन नजर आ रहा है। तो आइए हम जानते हैं डगर क्यों कठिन है और उसका क्या कारण है अपने संपादक महोदय से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। क्या कारण है कि इस बार भी लग रहा है कि जो महागठबंधन है उनकी राहें सारण प्रमंडल में बड़ा ही कठिन नजर आ रही है? देखिए अजय जी, सारण प्रमंडल में लोकसभा की 4 सीटें हैं जी। गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज और सारण। तो इन 4 सीटों का यदि आप आकलन करेंगे तो देखेंगे कि परिस्थितियां ऐसी बनी है कि किसी न किसी कारण से महागठबंधन को यहाँ भारी नुकसान होने जा रहा है। हालांकि 2019 में भी कोई जीत यहाँ से हासिल हुआ नहीं था, तो इसलिए भारी नुकसान हो जाए ये कहना भी थोड़ा ये है। लेकिन राजद का ये आधार वोट वाला ये इलाका है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का यह गृह जिला भी है यहाँ गोपालगंज, कर्मभूमि है सारण, जन्मभूमि है गोपालगंज। और बीच का जो 2 क्षेत्र है महाराजगंज और सीवान, कभी शहाबुद्दीन और प्रभुनाथ सिंह के चलते इन इलाकों में आरजेडी बहुत मजबूत स्थिति में था, बिल्कुल। कभी उमाशंकर सिंह के चलते। तो इस तरह से देखा जाए तो मजबूत जो आरजेडी का इलाका था उसका किला ध्वस्त हो रहा है। ध्वस्त कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, यदि मैं इस बात को कहता हूं तो इस बात को समझिए। कैसे शुरू करते हैं गोपालगंज से। गोपालगंज में क्या है कि इस बार जो है आरजेडी अपने जो सहयोगी है वीआईपी उसको ये सीट दे दी है और वीआईपी ने चंचल पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। ये चंचल पासवान कौन है? बीजेपी के नेता सुदामा मांझी के पुत्र हैं। तो उस चंचल पासवान यहाँ चुनावी मैदान में है और जनता दल यू यहाँ से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को चुनावी मैदान में उतारा है। आलोक कुमार जो हैं वो पिछले बार भी यहाँ से सांसद रहे। सुरक्षित सीट है गोपालगंज। गोपालगंज में ब्राह्मणों की अच्छी खासी आबादी है, भूमिहार मत भी हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बीजेपी जदयू का कॉम्बिनेशन बन जाता है। लालू यादव कभी भी अपने गृह जिला में मजबूत नहीं रहे। लोकसभा क्षेत्र का मामला देखा जाए तो 1-2 बार ही आरजेडी को यहाँ से सफलता मिली है और उसका कारण ये है कि यहाँ से ब्राह्मणों का वर्चस्व है, यहाँ पे भूमिहारों का वर्चस्व है। तो इस इलाके में मुस्लिम वोट भी हैं, लेकिन जब पूरा कॉम्बिनेशन आप जब एनडीए के खाके में देखेंगे, मोदी लहर पर सवार नीतीश कुमार का वोट और उसमें ब्राह्मण और भूमिहार का वोट यदि देखेंगे तो यहाँ जीत का राह आसान हो जाता है एनडीए के लिए। इतिहास भी यही कहता है। यहाँ से जो है जदयू के नेता हैं अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे, वो जदयू के बड़े नेता हैं और उनका पूरे जिला में दबदबा है। सतीश पांडे के वे भाई हैं, जिला परिषद के वो एक बार निर्दलीय मतलब निर्विरोध वो अध्यक्ष बने थे। तो इस तरह से देखा जाए तो गोपालगंज में एनडीए का पकड़ है। दूसरा आते हैं सीवान। सीवान जो कभी राजद का बड़ा गढ़ था, बिल्कुल, जिसको कोई हिला नहीं सकता था। आरजेडी ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि सीवान वो हार जाएगी, क्योंकि वहां से शहाबुद्दीन सांसद थे। 96 से लेकर 2004 के चुनाव तक शहाबुद्दीन लगातार जीते। हवा चाहे जितना बना, परिस्थिति चाहे जितनी भी विपरीत हो, लेकिन शहाबुद्दीन को कोई हरा नहीं सका। बड़े अच्छे मार्जिन से वो जीतते थे। लेकिन परिस्थितियां बदल गई 2009 में और 2009 में उनके जेल जाने के बाद, उनके सजा होने के बाद हिना साहब जब चुनावी मैदान में उतरी तो लगातार 3 चुनाव हारी है, 9, 14 और 19 का। लेकिन इस बार आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। पहले जो था, पहले मामला था, उसी समय वो दरकिनार करने लगे तो फिर हिना साहब का आरजेडी से मोह भंग हो गया और वे अंत तक ऐलान कर दी कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी के तरफ जाएंगे भी नहीं। शायद इसीलिए अंतिम समय तक लालू प्रसाद यादव इस सीट को रोक कर रखे थे। अवध बिहारी के नाम की
चर्चा होने के बावजूद ये सीट कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन हिना साहब मन बना चुकी थी कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी और वे निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। यहाँ से जदयू की विजय लक्ष्मी है, अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और हिना साहब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। नहीं तो राकेश जी, ऐसा क्या कारण है कि लालू यादव का गढ़ जो सारण प्रमंडल है, वहाँ पे पिछली बार भी चारों का चारों सीट एनडीए के खाते में और इस बार भी उनके लिए काफी चैलेंजिंग है, तो क्या कारण हो सकता है इसका? सबसे बड़ा कारण थोड़ा बताएं इसका। अब देखिए, 2 सीटों पर तो वो स्पष्ट कारण दिखता है, जी। महाराजगंज और सिवान पर। अब सिवान में हिना साहब का मामला है, पलड़ा लग रहा है भारी। अब हिना साहब निर्दलीय चुनावी मैदान में है तो यहाँ पे माई समीकरण का टूटना तय है। मुस्लिम वर्ग का वोट हिना साहब के साथ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं लिख के दे सकता हूं। उसके अलावे जो कैंडिडेट जदयू ने उतारा है, उसको उसके उतारने के बाद सिवान में अब ये समीकरण बन गया है कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, ये जो सवर्ण जातियां हैं वो हिना साहब के तरफ धीरे धीरे मुखातिब हो रही हैं, उसके तरफ वो जा रही हैं, बड़ी तेजी से पलट रहे हैं। अब वो लोग हिना साहब के साथ होते जा रहे हैं जी। और ऐसी स्थिति में जो एक चाल चल पड़ी है तो ये जदयू के लिए सोचना पड़ सकता है कहीं माहौल पलटते पलटते पलट न जाए और जब उसके आधार वोट ही खिसक जाएंगे। सिवान में भी ब्राह्मणों की अच्छी खासी आबादी है, राजपूत वोट भी यहाँ पे अच्छे खासे हैं, तो ऐसी स्थिति में लड़ाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा जदयू के लिए भी और आरजेडी के लिए भी। सिवान का सीट ये कंफर्म मान के चलिए कि आरजेडी का यहाँ से हारना लगभग तय है, क्योंकि माई समीकरण का एम मिलने नहीं जा रहा है। वाई में भी टूट होगा, क्योंकि माई और वाई साथ में रहे हैं तो हिना साहब और साहबुद्दीन का प्रभाव कुछ यादव मतदाताओं पर भी है, जिनके लिए वे व्यक्तिगत तौर पे काम किए हैं, वे उनके साथ आज भी खड़े हैं। दूसरा, जीवन यादव वहां से चुनावी मैदान में निर्दलीय लड़े हैं, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वे भी कुछ ना कुछ वोट यादवों का काटेंगे ही काटेंगे। इसके अलावे विजय लक्ष्मी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद जो माले विरोधी वोट है वो भी जुट रहा है हिना साहब के साथ, क्योंकि जो जदयू के प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी, उनके पति रमेश कुशवाहा किसी जमाने में माले के सबसे बड़े नेता थे। सिवान में उनके पिताजी ही माले को लेकर आए थे, ऐसा माना जाता है। आपको लगता है कि सिवान इस बार चौंकाने वाला परिणाम देगा? सिवान में इस बार चौंकाने वाला परिणाम हो सकता है, और जिस तरह से माहौल हिना साहब के पक्ष में गोलबंद होते जा रहा है, यदि ये ऐसे ही चलता रहा, मैं फिर से कह रहा हूं कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उनके पक्ष में लोग खड़े हो जाएंगे। और हिना साहब के प्रति सहानुभूति भी लोगों में दिख रही है। वो इसलिए दिख रही है क्योंकि वो 3 बार लगातार हारने के बावजूद मैदान नहीं छोड़ी और चौथी बार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गई हैं। और जब से 2009 से वे चुनाव लड़ रही हैं, आज तक उनका कोई बयान ऐसा नहीं आया जो विवादित हो। बिल्कुल। वो कभी भी साहबुद्दीन के उन आरोपों से अलग है अपने, जो साहबुद्दीन पर आपराधिक आरोप लगते थे, उस आरोप से अलग हिना साहब ने साहबुद्दीन के विकास मॉडल को अपनाया है और उसी के नाम पर वो आगे बढ़ रही है। तो इसलिए बड़ी तेजी से लोग उनके पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। एनडीए का भी कोई प्रत्याशी वैसा आकर्षक नहीं आया जिसको लेकर लोगों में ज्यादा वो रुझान हो। और हिना साहब भी अब ना मोदी को के खिलाफ बोल रही हैं और ना लालू के खिलाफ बोल रही हैं। हिना साहब अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और वो कर रही हैं, वो चुनरी ओढ़ रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बार वो हिंदू पर्व त्योहारों में बड़ी तेजी से भाग ले रही हैं, कन्या पूजन कर रही हैं, माता की चुनरी ओढ़ रही हैं। ठीक इसी तरह इस बार लग रहा है कि वही बीजेपी की प्रत्याशी, उनका फोटो यदि आप देखिएगा तो लगेगा कि वो हिंदू धर्म की मानने वाली सबसे बड़ी महिला है, क्योंकि फोटो भी वैसा वायरल हो रहा है। फोटो आप देख सकते हैं, चुनरी वाला फोटो उनका वायरल हो रहा है।
ऐसा कभी पहले होता नहीं था जी और मुस्लिम वर्ग भी इस बार चुप है, बोल नहीं रहा है। और उनके नहीं बोलने से जो हिंदू और मुस्लिम में वहां तनाव हो जाता था और उसके चलते वोट एक तरफा हो जाता था, वो इस बार अभी तक, जब तक हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक वैसा होता नहीं दिख रहा है। भाईचारे की तरफ बढ़ रहा है वो। बढ़ रहा है और हिना साहब के लिए सहानुभूति है। सहानुभूति है। तो इसलिए वहां की लड़ाई ऐसे चल रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब आइए महाराजगंज की जरा बात कर लेते हैं। महाराजगंज में पिछले बार आरजेडी के प्रत्याशी थे रणधीर कुमार सिंह, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र। प्रभुनाथ सिंह का महाराजगंज की राजनीति में एक दबदबा था, अभी भी है, क्योंकि 98 से लेकर और 2009 तक वे सांसद थे। 9 में वे चुनाव हार गए और 13 में फिर वे जब आरजेडी ज्वाइन किए, 10 में आरजेडी ज्वाइन किए और 10 के बाद 13 में जब उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में वे राजद के तरफ से फिर जीते। लेकिन 14 में जब मोदी का लहर आया तो वे हार गए। फिर 19 में रणधीर सिंह को टिकट मिला, उसमें भी वे हार गए। प्रभुनाथ सिंह चूंकि कानूनी अड़चनों में पलकर जेल में चले गए तो रणधीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया, तो वो उस समय जीत नहीं पाए। लेकिन उसके बाद लगातार रणधीर सिंह लगे हुए थे और इस बीच उन्हें आरजेडी से भी ये कहा जाता रहा कि टिकट आपको मिलेगा, लेकिन ऐन मौके पर ये सीट कांग्रेस को दे दिया गया और कांग्रेस से भी उम्मीद जताया गया कि वो उन्हें टिकट देगी, लेकिन टिकट दी नहीं। तो अब रणधीर सिंह चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुके हैं और जिस तरह से उनकी कार्यकर्ता बैठक हुई, कार्यकर्ता जन आशीर्वाद सभा किए वो, और उसमें जिस तरह से स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ा, 30-40 हजार की संख्या में लोग मशरक में उमड़ पड़े और उसके जो हुंकार भरा, उससे ऐसा लगता है कि महाराजगंज की राजनीति में अभी रणधीर सिंह प्रभुनाथ सिंह परिवार का वर्चस्व अभी बाकी है और वे अभी देखना पड़ेगा कि वो कहां तक वो उनके साथ रह पाते हैं, क्योंकि उन्होंने 6 तारीख को नामांकन करने की घोषणा कर दी है। और जैसे ही रणधीर सिंह ने नामांकन करने की घोषणा की तो सिवान और महाराजगंज ये दोनों राजनीति एक दूसरे से जुड़ जाती है। कैसे जुड़ती है? इस तरह से जुड़ती है कि प्रभुनाथ सिंह सिवान में हिना साहब को सपोर्ट कर सकते हैं और हिना साहब महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह को सपोर्ट कर सकती हैं। राजपूत वर्ग में प्रभुनाथ सिंह की अच्छी खासी पकड़ है, तो सिवान में वे सपोर्ट करेंगे और हिना साहब महाराजगंज में यदि सपोर्ट कर दी रणधीर सिंह को तो फिर महाराजगंज में भी माई समीकरण का टूटना तय है। तो महाराजगंज और सिवान इन दो क्षेत्रों में माई समीकरण टूट रहा है, इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। जी बिल्कुल। इसके बाद यदि आते हैं आप सारण में, तो सारण में भी हिना साहब का अच्छा खासा पकड़ है और हिना साहब के इशारे पर या वो चुप भी रह गए तो मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बैठ सकता है अपने घर, रोहिणी आचार्य का बहिष्कार कर सकता है और यदि बहिष्कार ही कर दिया, यदि 10-20 हजार वोट भी कम पड़ गए तो सारण में जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारण में यादव और राजपूत जातियों के बीच सीधा सीधा मुकाबला रहता है। यहाँ से कभी यादव और कभी राजपूत जीत जाते हैं। तो अब यहाँ से राजीव प्रताप रूडी और लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य में सीधा सीधा मुकाबला है और लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके समधी चंद्रिका यादव तीनों को राजीव प्रताप रूडी हरा चुके हैं। अब उनकी पुत्री चुनावी मैदान में है। तो देखिए सावन की जो स्थिति है, सावन में मोदी के लहर पर सवार राजीव प्रताप रूडी जिस तरह से फाइट दे रहे हैं तो मुकाबला सारण में भी बड़ा घनघोर है। ये नहीं कह सकते कि आसानी से रोहिणी आचार्य यहाँ से जीत जाएंगी, चाहे इसके लिए लालू यादव कोई जोर लगा ले, राबड़ी देवी लगा ले, तेजस्वी यादव लगा ले, लेकिन सारण में लड़ाई है। और इसीलिए उनके नामांकन में रोहिणी आचार्य जब नामांकन कर रही थी तो उनके नामांकन में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव सब के सब गए, पूरा परिवार, पूरा राजद के बड़े बड़े नेता भी छपरा में पहुंचे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताता हूं सारण में बड़ी जबरदस्त लड़ाई है। हालांकि रूडी के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा है, लेकिन धीरे धीरे सारण का जो इतिहास रहा है
गोलबंदी एक दूसरे के खिलाफ होगी। और जिस तरह से प्रभुनाथ सिंह के पुत्र का टिकट काटा गया है और जिस तरह से रणधीर सिंह ने पूरे बिहार में आरजेडी को हराने का आह्वान किए हैं, उसके बाद उनके भी जितने समर्थक होंगे वे भी अब एकजुट होकर वो रोहिणी आचार्य को हराने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से सारण प्रमंडल के 4 सीटों पर आरजेडी और उसके गठबंधन दल जो है उनकी हालत खराब है। अब महाराजगंज से ही जिस कांग्रेस प्रत्याशी को बनाया गया है वो आकाश प्रसाद सिंह है, वो अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पुत्र हैं, अरवल के रहने वाले हैं, महाराजगंज में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं और इस मुद्दे को भी रणधीर सिंह ने उठाया है। तो देखिए, महागठबंधन के बागी उम्मीदवार सिवान में है, महागठबंधन के बागी उम्मीदवार महाराजगंज में है, सारण में भी जबरदस्त लड़ाई है। इसके अलावे गोपालगंज सुरक्षित सीट है और वहां से आलोक कुमार सुमन चुनावी मैदान में है। तो इस तरह से आप यदि देखेंगे तो सारण प्रमंडल में राजद और महागठबंधन की राह बहुत मुश्किल है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सारण प्रमंडल में इस बार भी राजद गठबंधन की राहें जो हैं बड़ी कठिन है, लेकिन हार जीत का फैसला तो जनता को करना है। जनता मालिक है, जनता किस तरफ करवट लेती है ये तो आने वाले चुनाव परिणाम में ही पता चल पाएगा। तो आप इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।